श्रोताओं, बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ आज एक बार फिर से मैं अपने स्टूडियो में आया हूँ। और आप जानते हैं मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि मैं तब स्टूडियो में आता हूँ जब हमारे यहाँ कोई ऐसी शख्सियत शिरकत करती है जिनको मैं स्वयं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे बीच बड़े फक्र के साथ कह रहा हूँ कि मेजर जनरल अश्विनी हमारे बीच में हैं। आप अक्सर इनको टेलीविजन पे देखते हैं हमारे विशेष आग्रह पर, और अगर मैं इसका श्रेय मैडम मिश्रा को दूं तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैडम इनके पड़ोस में हैं और इनकी रिक्वेस्ट पर आज ये हमारे बीच में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी पूरी टीम, मिस्टर प्रवीण वैद और मैडम मिश्रा, हम सब आपका स्वागत करते हैं। और सर, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में ब्रीफ थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए स्वयं करें, क्योंकि शायद आपकी पूरी बात मैं ना बता पाऊँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा परिचित। हाँ बिल्कुल, देखो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो मैं हरियाणा से हूँ, एक छोटे से गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने 9 साल की उम्र में ही सैनिक स्कूल कुजपुरा में दाखिला लिया, जो कि एक ब्रीडिंग ग्राउंड है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो 1966 में वहाँ एडमिशन लिया और फिर 74 में पास आउट होकर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर ज्वाइन किया। और उसके बाद 1978 में जो मैं कमीशन हुआ मेरा, और मुझे बटालियन जो मिली थी एक बहुत ही फ़ख्र वाली यूनिट, जो कि 7th बटालियन और जम्मू कश्मीर राइफल्स। और उसके बाद मेरा अपने फ़ौज में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग मिजोरम में थी। उस टाइम मिलिटेंसी बहुत चली हुई थी मिजो नेशनल फ्रंट की। तो उसके बाद वहाँ से बढ़ते गए, फिर काफ़ी टाइम मैंने स्पेशली क्या है कि अपनी पट्टन भी कमांड जम्मू और कश्मीर में की, और ब्रिगेड भी मैंने कश्मीर वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल एक मच्छल ब्रिगेड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिगेड है जहाँ पर मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है आतंकवादियों से, वहाँ कमांड की। और उसके बाद मैं जो था चीफ ऑफ स्टाफ रहा 14 कोर में, लद्दाख और लेह के इलाके में पूरा इलाका मेरे अंडर कंट्रोल था। और फिर मैं एंड में जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क मिला वो मैं था कि जो टेरिटोरियल आर्मी है पूरी भारत की, मैं उसका हेड था, जिसके कम से कम 70 बटालियन हैं और जिसकी स्ट्रेंथ कम से कम 50 से 60 हज़ार है। तो एक प्रकार से बहुत ही जो 37 से 38 साल का दौर गुजरा फौज के अंदर, बहुत अच्छा रहा, बड़ा फ़ख्र है। मुझे वहाँ पर युद्ध सेवा मेडल मिला और काफ़ी और अवार्ड भी मिले। लड़ाई देखी वहाँ पर, कारगिल की लड़ाई में शामिल था, मिजोरम की जो इंसर्जेंसी, वो कश्मीर घाटी के अंदर जो टेररिज्म है वो मैंने अपने आप उसको रिजोल्व करते हुए देखा है। चाहे मैंने बटालियन कमांड की है बटाली के एरिया में, या ब्रिगेड कमांड की है मच्छल सेक्टर में, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था कि टेररिज्म को कैसे दूर किया जाए और कश्मीर के अंदर कैसे अमन और शांति लाया जाए। तो एक बड़ा नया पहलू था। ये टेररिस्ट मारना आसान है, पर शांति लाना, टेररिज्म को ख़त्म करना एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बहुत उसमें योगदान दिया और बड़ा अच्छा लगा जब वहाँ पर जिस इलाके में मैं था वहाँ अमन और शांति आई। जी मेजर जनरल अश्विनी, सच बात तो ये है, जिस तरह की डेकोरेटिव पोस्ट आप लोगों ने संभाली है और जितना सरकार की तरफ से आपको सम्मान इज्जत मिलता रहा है, और अब क्योंकि दूरदर्शन के भी जो श्रोता हैं और आज रेडियो ब्रूज के भी जो श्रोता हैं, जब उनको ये पता लगता है कि हमारी आर्मी के इतने सीनियर ऑफिसर्स हमें स्वयं रूबरू होकर कोई बात बता रहे हैं,
तो सर इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इस पर और इवन हमें प्राउड फीलिंग हो रही है कि Yes, हम आपके पास हाँ, बैठे पास बैठे, हैं। हाँ, ये बहुत प्राउड की हमारे लिए तो इतनी बड़ी बात है। हाँ और बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा है। तो सर मैं सभी श्रोताओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप हुए, मेजर जनरल बख्शी हुए, सर आप जैसे लोगों के माध्यम से इस समय जो मुल्क इंटेग्रेट होके एक दृढ़ शक्ति के साथ मोदी जी को फॉलो करता है, मैं समझता हूँ सर जिस ढंग से आप दोनों शख्सियत लोगों को स्पष्ट करते हैं एक एक अड़चन पर, और जब कभी पाकिस्तान के मिलिट्री के फोर्सेस और आप लोगों की सीधी वार्तालाप दिखाते हैं, तो सर हमें लगता है वो तो चूहे हैं जो हमारे शेरों के सामने कुछ बात भी नहीं कर पाते। आपकी गर्जन सिर्फ टीवी या रेडियो तक सीमित नहीं रहती, वो बाहर लोगों के अंदर भी उसी धारणा से उनके बीच में उतरती है जिस जज्बे से आप लोग बात करते हैं। मैं समझता हूँ मैडम आपसे शायद कोई और प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। सर मैं ये डिफेंस के क्षेत्र में भारत कितना आत्मनिर्भर बना, इस पर कुछ कहना चाहूँगा आज के समय में। देखो ऐसा था कि भारत ने बहुत देर स्टार्ट किया, और Yes. सच्चाई ये है 60 से 70% सामान हमारा जो था बाहर से आ रहा था, बल्कि बाहर से एक ही देश से आ रहा था जो रूस से, और हम उस पर बड़े निर्भर थे। और हमारी जो इंडस्ट्री थी डोमेस्टिक वो कभी डेवलप थी, और उससे क्या हुआ कि हमें बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हमारा बहुत पैसा बाहर जाता था हमें अपने वेपन इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मगर जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है और उससे भी कुछ एक पहले देश ने सोच विचार किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत के पास काबिलियत और क्षमता है कि हम हथियार अपने अंदर बना सकते हैं, यही नहीं हम हथियार बना के बाहर के देशों को बेच भी सकते हैं। जैसे अभी ब्रह्मोस है जो हमने वेंचर रशिया के साथ के बनाया है, वो फिलीपीन ले रहा है, उसको इंडोनेशिया ले रहा है, इसके बाद धनुष है, उसके बाद आकाश है, उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि 15 साल में हम काफ़ी आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और हम जो डिपेंडेंस थे जैसे रूस पे 60 से 17 वो घट के 30-40% रह गया है, और बाकी हमने एक तो इन्वेंट्री को बढ़ाया दूसरे देशों देते हैं, एक हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया है कि हम भारत में ही वो चीज़ बनाएं जो चीज़ हम नहीं बना सकते, क्योंकि हर चीज़ एकदम तो हो नहीं सकती, हम उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें और हम उसके साथ जॉइंट वेंचर इंडिया में करें। तो ये एक बात है। देखो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर जो अभी हमने अमेरिका से ली, तो उसको अभी जो है महिंद्रा डिफेंस भारत में बना रहा है। इसी प्रकार हमने K9 वज्रा जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है वो हमने साउथ कोरिया से ली और उसको L&T बना रहा है। तो अब भारत बहुत आगे आ गया है। भारत अभी ज़्यादातर सामान इंडिया में बनाएगा, और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो एक प्रकार फोकस है वो काबिल तारीफ है। उसने जो कि 63,000 जो करोड़ रुपये इसके लिए ही मुकर्रर किया है कि हम अपना सामान अपने आप बनाएं और हम एक्सपोर्ट करें। हम यही नहीं कि भारत अपने देश अपनी ही जरूरत को पूरा करे, दूर जगह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करे। और इसीलिए 2 कॉरिडोर बने, एक नॉर्थ और साउथ में डिफेंस कॉरिडोर, एक बड़ा यूपी के इलाके में, एक साउथ में बड़ा है। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल भारत के लिए, भारत की डिफेंस फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और वो समय दूर नहीं जबकि भारत हथियार दूसरे देशों को बेचेगा और भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो काफ़ी अर्न करेगा। मेजर जनरल साहब, मेरा ये मानना है आपकी बात सुनने के बाद भी, सवाल इस बात का नहीं है कि हम बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है और आपसे मैं अनुमोदन चाहता हूँ कि हमारे आज की जो फौजें हैं वो इतनी ज़्यादा विश्वास और आत्मनिर्भरता से भर चुकी हैं कि अब हमें ये लगता है, जैसा कि आपने कहा है, बहुत जल्दी
ये मुल्क जो है विश्व के एक लीडर के तौर पर देखा जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखो, ये क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नहीं कि हम क्यों नहीं बना रहे सामान जी। अब हमें एक हथियार चाहिए अच्छे से अच्छे जी। लड़ाई के अंदर रनर अप नहीं। Yes. या तो आप जीते हो या हारे हो। एग्जैक्टली। अगर आपने जीतना है तो आपके पास आधुनिक हथियार होने चाहिए। जी जी। अगर भारत देश के अंदर ये काबिलियत तो क्षमता नहीं कि हम हथियार नहीं बना सकते, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। क्योंकि हम, आपको पता है 1962 के अंदर भारत इतना अच्छा नहीं कर पाया था चीन के साथ। फिर आप देखिए 1965 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और आज भारत की जो मिलिट्री पावर है 4th नंबर पे है, इकोनॉमी पावर 5th नंबर पे है। तो ये एक काबिल तो क्षमता धीरे धीरे आई है, और भारत में अब ये एक क्षमता आ गई कि वर्ल्ड क्लास जो हम वेपन बना रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, और हमने जो मिसाइलें, रॉकेट, शिप, देखो एक बड़ी गर्व की बात है, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वो भारत में बन रहा है, और वो कमीशन हो जाएगा 15 अगस्त इस साल। तो ये सच्चाई है कि भारत बहुत लंबा रास्ता पार करके आया है। भारत आज उस कगार पे खड़ा है कि जो मोस्ट मॉडर्न वेपन वर्ल्ड के भारत खुद बना रहा है। भारत अब इनको एक्सपोर्ट करेगा, और मुझे लगता है, मुझे याद है जो आज से 40-45 साल पहले हम ज्यादातर सामान बाहर से, ये विडंबना थी, और आज एक अलग माहौल है कि भारत होने का आपको बहुत बड़ा गर्व है। मैं बहुत देशों में गया हूँ, यूरोप के पूरे देशों में घूमा हूँ, अमेरिका घूमा हूँ, और मैं रिटायरमेंट के बाद भी गया हूँ। तो अब जो एक आपको फीलिंग होती है एज ए इंडियन, वो काबिल तारीफ है। आपको लगता है कि आप यू आर आउट ऑफ ए डिफरेंट वर्ल्ड। आपको जब देखते हैं तो उनको इज्जत के साथ देखते हैं आपको, और आपको भारतीय होने का एक गर्व होता है। सर, उसमें मैं एक लाइन ऐड करूंगा, वी ऑलवेज हैड ए ब्रेव सोल्जर्स फ्रॉम द डे 1947 के बाद। वी फेस्ड एवरीथिंग विद ब्रेवरी। छोटे छोटे बच्चे 20-30 साल के आपकी गाइडेंस में चले, और उन्होंने अच्छा करके दिखाया। तो क्रेडिट गोज टू लीडर्स, जो आप जैसे लीडर थे जिन्होंने करवाया। देखो, एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप देखें अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई, और अभी जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई, इससे कुछ एक लेसन सीखने पड़ेंगे। कि देखो कि रूस ने सोचा था शायद यूक्रेन को 10-15 दिन में जीत लेगा, क्योंकि उसकी मिलिट्री पावर 10 गुना ज्यादा थी यूक्रेन से, मगर ऐसा नहीं हुआ। और वो उसकी वजह थी लीडरशिप, वो बैटल हार्डन नहीं थे। अगर आप भारत की लीडरशिप को देखें तो वो काबिल तारीफ है। भारत की फौज लड़ती रही है, भारत की फौज बैटल हार्डन है, भारत की फौज ऐसे इलाकों में रहने के काबिल है। इसीलिए चीन को जब गलवान हुआ था, हमारे 15 जवान 20 जवान शहीद हुए थे, मगर उस चीन के 100 से ज्यादा जवानों को मौत के घर उठा। तो ये एक चीज है कि लीडरशिप, जो जूनियर लीडरशिप है ना, वो भारत की फौज की एक प्रकार से आपको कहोगे कि बहुत ही अद्भुत है कि मैन, मतलब ऑफिसर लीड द मैन फ्रॉम फ्रंट। ये है, मतलब जब आपको पता है जिंदगी मौत का सवाल है, और तब आप बिना परवाह किए हुए दुश्मन की गोलियों अपने सीने पे लेते हैं, तो वो काबिल तारीफ है। और यही है, मुझे लगता है कि भारत की फौज का एक कटिंग एज सबसे है हमारे एक यंग सोल्जर, जिनके अंदर एक काबिलियत और क्षमता है, और वो जूनियर लीडर, वो यंग लीडर जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए लीड करते हैं लड़ाई। सर, वो लेसन तो आपसे लेते हैं, मोटिवेशन तो आप करते हैं। देखो, मैं मोटिवेशन तो आप करते हैं। मैडम, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जिंदगी में भी जो उड़ान है वो सिर्फ परों से नहीं होती, हौसलों से भी हुआ करती। तो यही बात सर कह रहे हैं कि हमारी फौज के जो हौसले हैं वो टेक्निक को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सर, हमें मालूम है आज आप जल्दी में हैं, आपने नोएडा पहुंचना है, क्योंकि वहाँ के टीवी आपके आगे के इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सर, हम इस बात से आपको जाने की इजाज़त दे रहे हैं कि आप जल्द ही थोड़ा लंबी बातचीत के लिए हमारे लिए समय निकाल के आएंगे, और हम आपसे पुनः रूबरू होंगे, और हमारे जो श्रोता हैं
वो भी बहुत सी बातें आपसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आज के इस ब्रीफ आपकी हमारे साथ मुलाकात के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि आप जल्द ही लौट के हमारे पास पुनः आएं ताकि हम अपनी बात को जारी रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।